हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री मेंटोर बाय तुषारिका में। इस चैनल के माध्यम से हम लोग यूजीसी नेट हिस्ट्री की प्रिपरेशन करते हैं। हम लोग पीवाईक्यू कर रहे थे। इससे पहले हम लोग 14 सेशन कर चुके हैं। ये हम लोग का 15वां सेशन है। क्वेश्चन नंबर 140 तक हम लोग कर चुके हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 141 से देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, तारकेश्वर सत्याग्रह के बारे में निम्नांकित में से कौन से कथन सही है? तो तारकेश्वर सत्याग्रह हुआ था। तारकेश्वर बंगाल में है, हुगली जिले में स्थित है। प्रसिद्ध तारकेश्वर शिव मंदिर है वहां पे। तो उसी शिव मंदिर के भ्रष्ट महंत के खिलाफ हुआ था ये सत्याग्रह 1924 ईस्वी में। तो उसी के बारे में कहा गया कि कौन सा कथन सही है, कौन सा गलत है, वो देखना है। जब पूछा गया है कौन सही है, तो देखिए ए में है, इसका नेतृत्व विनोबा भावे ने किया था। तो ये गलत है। इसका नेतृत्व स्वामी विश्वानंद और स्वामी सच्चिदानंद ने किया था। बी में है, स्वामी विश्वानंद और स्वामी सच्चिदानंद ने सत्याग्रह के लिए महावीर दल का गठन किया था। तो हाँ, ये बिल्कुल सही है। 1924 में महावीर दल का गठन किया था। सी में है, यह धर्म सुधार आंदोलन था। तो हाँ, ये बिल्कुल सही है। यह धर्म सुधार आंदोलन था। जो तारकेश्वर शिव मंदिर था उसके भ्रष्ट महंत के खिलाफ था ये सत्याग्रह। ऑप्शन डी में है, ब्रिटिश सरकार ने इस सत्याग्रह को समर्थन किया था। तो हाँ, ब्रिटिश सरकार ने इस सत्याग्रह का समर्थन किया था। सॉरी, ये गलत होगा। ऑप्शन डी गलत होगा। ब्रिटिश सरकार ने सत्याग्रह का समर्थन नहीं किया था। ऑप्शन ई में है, चित्तरंजन दास इस सत्याग्रह से जुड़े थे। तो हाँ, ये बिल्कुल सही है। चित्तरंजन दास इस सत्याग्रह से जुड़े थे। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 141 का आंसर हो जाएगा बी, सी और ई। तो देखिए बी, सी, ई किस में है? तो ऑप्शन नंबर 4 में है बी, सी, ई। इस तरह से बी, सी, ई सही हो जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 142 है, पालखेत के युद्ध में हैदराबाद के निजाम को किसने पराजित किया था? तो पालखेत का युद्ध, पालखेत कहाँ है? महाराष्ट्र में, नासिक के पास है पालखेत। तो पालखेत का युद्ध हुआ था 28 फरवरी 1728 ईस्वी में। और हैदराबाद के निजाम को हराया था पेशवा बाजीराव प्रथम ने। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 142 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, पेशवा बाजीराव प्रथम। ये 1 और 2 जो लिखा हुआ है ये प्रथम और द्वितीय लिखा हुआ है। तो पेशवा बाजीराव प्रथम इसका आंसर हो जाएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 143 में है, काकतीय कला के जटिल उत्कीर्णन निम्नांकित में से किनकी सत्यता में है? तो पहला है चालुक्य वंश, दूसरा है सातवाहन वंश, तीसरा है चोल कला। सॉरी, वंश नहीं है, कला है। ए में है चालुक्य कला, बी में है सातवाहन कला, सी में चोल कला और डी में है राष्ट्रकूट कला और ई में है स्थानीय कला परंपरा। तो काकतीय कला के जटिल उत्कीर्णन निम्नांकित में किसके किसके सत्यता में है? तो चालुक्य कला में है, सातवाहन कला में है, राष्ट्रकूट कला में है और स्थानीय कला परंपरा में है। चोल कला में नहीं है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 143 का आंसर हो जाएगा ए, बी, डी, ई, ऑप्शन नंबर 3। तो देखिए उसका उदाहरण क्या क्या है। तो चालुक्य कला में काकतीय कला का प्रभाव रामप्पा और हजार स्तंभ मंदिर पर दिखता है। उसके बाद सातवाहन कला, तो दक्कन में जो शिल्प परंपरा शुरू हुई थी उसी का आगे विकास काकतीय काल में हुआ था। उसके बाद राष्ट्रकूट कला, तो एलोरा काल के शिल्प और मंदिर निर्माण की शैली में भी काकतीय कला को प्रभावित किया। और ई में है स्थानीय कला परंपरा में तेलंगाना आंध्र की स्थानीय शिल्पकार परंपराओं को बहुत बढ़ावा दिया गया। इस तरह से ऑप्शन नंबर 3 ए, बी, डी, ई इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 144। क्वेश्चन नंबर 144 में है, भारत का संविधान बनाने के बारे में निम्नांकित में से कौन सा कथन सही है? जब संविधान बन रहा था तो उसके बारे में, भारतीय संविधान बनाने के
बारे में निम्नलिखित में कौन कथन सही है? तो पहला है केंद्र स्तर पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 द्वारा द्विसदनीय विधायिका पुनः स्थापित की गई। तो हाँ, ये बिल्कुल सही है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 द्वारा द्विसदनीय विधायिका पुनः स्थापित की गई थी। उसके बाद बी में है प्रांतों में द्वैत शासन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 द्वारा पुनः स्थापित किया गया। तो नहीं, ये गलत है। द्वैत शासन पहली बार लागू किया गया था, पुनः स्थापित नहीं किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के द्वारा। उसके बाद सी में है एनी बेसेंट ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को इंग्लैंड द्वारा दिए जाने और भारत द्वारा स्वीकार किए जाने के योग्य नहीं माना था। तो हाँ, ये भी सही है। इस एक्ट को इंग्लैंड द्वारा दिए जाने और भारत द्वारा स्वीकार किए जाने के योग्य नहीं माना था इस एक्ट को। उसके बाद डी में है प्रांतीय स्वायत्त गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 द्वारा पुनः स्थापित की गई थी। तो हाँ, ये बिल्कुल सही है। उसके बाद है कांग्रेस ने इंडियन काउंसिल एक्ट 1919 को अस्वीकृत कर दिया था। तो हाँ, ये भी बिल्कुल सही है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 144 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, केवल ACDE। इसमें बी गलत है और चारों ACDE सही है। क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 145, मलिक अंबर के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो मलिक अंबर के बारे में कौन से कथन सही हैं? ए में है मलिक अंबर को मुर्तजा निजाम शाह के मंत्री चंगेज खां के हाथों अहमदनगर में बेचा गया था। तो हाँ, ये बिल्कुल सही है। उसके बाद है बी में है भटवादी का युद्ध मलिक अंबर द्वारा विजित दक्कन के इतिहास में सर्वाधिक निर्णायक युद्धों में से एक था। तो नहीं, ये गलत है और भटवादी का युद्ध हुआ था 1624 ईस्वी में। सी में है वर्ष 1607 में मलिक अंबर ने अपनी राजधानी दौलताबाद से लगभग 10 मील दूर खिड़की में स्थानांतरित किया। तो हाँ, ये भी सही है। उसके बाद डी में है मलिक अंबर ने गुजरात के गवर्नर अब्दुल्ला खां को पराजित किया। तो हाँ, ये भी सही है, 1620 ईस्वी में पराजित किया था। फिर ई में है मलिक अंबर ने राजस्व प्रणाली प्रमुखता राजा टोडरमल के मॉडल पर आधारित थी। तो हाँ, ये भी बिल्कुल सही है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 145 का आंसर हो जाएगा ACD और E। ऑप्शन नंबर 3 में ACDE है, ये सही आंसर हो जाएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 146। क्वेश्चन नंबर 146 में है मुगल शासक बाबर के समय का प्रमुख चित्रकार निम्नलिखित में से कौन था? ये चित्रकारों के नाम है। पहला है अबुल हसन, दूसरा है मंसूर, तीसरा है बेहजाद और चौथा है फारूक बैग। तो मुगल शासक बाबर के समय का प्रमुख चित्रकार निम्नलिखित में से था बेहजाद। बेहजाद बाबर के शासनकाल का प्रमुख चित्रकार था। तो बाबर ने अपनी आत्मकथा में बेहजाद को फारसी शैली का एक महान और कुशल चित्रकार बताया है और बाबर की आत्मकथा का नाम है बाबरनामा, उसकी पुस्तक का नाम है। उसमें बेहजाद की तारीफ की गई है। उसके बाद देख लेते हैं, देखिए अबुल फजल, तो अबुल फजल नहीं, अबुल हसन। अबुल हसन जहांगीर के काल के सबसे महान और लघु चित्रकारों में से एक थे। जहांगीर ने उनकी कला से प्रसन्न होकर उन्हें नादिर उल जमा की उपाधि दी थी। उसके बाद है मंसूर। मंसूर जहांगीर के दरबारी चित्रकार थे। जहांगीर ने उसकी कला से खुश होकर उन्हें नादिर उल असर की उपाधि दी थी। पक्षियों, जानवरों और फूलों के बहुत सुंदर और वास्तविक चित्र बनाते थे मंसूर। उसके बाद है फारूक बेग। जो फारूक बेग है वो अकबर और जहांगीर दोनों के शासनकाल में थे। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 146 का आंसर हो जाएगा बेहजाद, जो मुगल शासक बाबर के प्रमुख चित्रकार थे। देखिए चित्रकारों के बारे में मैंने पिछले वीडियो में भी आया था PYQ में, उसमें भी किसी किसी चित्रकार का नाम बताया गया है। देखिए फिर से उसी चित्रकारों का नाम फिर से। चित्रकारों के बारे में मुगल साम्राज्य की चित्रकला भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसमें से एक दो क्वेश्चन आ ही जाते हैं, एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली रहेंगे ही।
चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 147। सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। सूची 1 में है, देखिए ए में है दबीर, बी में है सर ए नौबत, सी में है मजूमदार और डी में है चिटनिस। और सूची 2 में है पहला है समारोह का प्रधान, दूसरा है राजा को पत्राचार करने के में सहायता देता था, तीसरा में है सेना की कमान और चौथा में है लेखाकार। तो देखिए किसको क्या बोला जाता था, तो दबीर को सामंत कहा जाता था। उसके बाद सर ए नौबत सेनापति को कहा जाता था। मजूमदार आमत्य को कहते थे और चिटनिस जो सचिव होते थे, सूरनविश होते थे, उनको चिटनिस कहा जाता था। तो कौन किससे संबंधित है, तो दबीर संबंधित है समारोह के प्रधान से। दबीर समारोह का प्रधान होता था। ये पद है उसका, किस किस विभाग में थे का पद है वो सब दिया गया है सूची 2 में। और सूची 1 में पद है सर ए नौबत जो सेनापति था, तो सेनापति हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सेना का कमान। उसके बाद मजूमदार हो जाएगा आमत्य, ये हो जाएगा लेखाकार। मजूमदार हो जाएगा, ठीक है, हाँ लेखाकार। और चिटनिस हो जाएगा राजा को पत्राचार करने में सहायता देता था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए का 1, बी का 3, सी का 4 और डी का 2। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 147 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 148। देखिए इसमें क्या है, कालामुख निम्नलिखित में से किससे जुड़ा संप्रदाय है। कालामुख एक संप्रदाय का नाम है, तो कौन से धर्म से जुड़ा हुआ है। तो पहला है जैन धर्म, दूसरा है शैव धर्म, तीसरा है बौद्ध धर्म और चौथा है नारायण धर्म। वैष्णव धर्म को भी नारायण धर्म ही कहते हैं। तो कालामुख शैव धर्म से संबंधित संप्रदाय है। शैव धर्म से जुड़ा एक प्राचीन और अतिवादी संप्रदाय है। कालामुख संप्रदाय को पशुपत संप्रदाय भी कहते हैं। पशुपत किसको कहते हैं, पशुपति भगवान शिव को कहते हैं। और शिव शैव से संबंधित है, तो शैव धर्म के लोग शिव के आराध्य मानते थे, इसीलिए उसको पशुपत संप्रदाय भी कहते हैं। इसके अनुयायी माथे में काले रंग का तिलक लगाते हैं। शिव पुराण में इन्हें महाव्रतधर कहा गया है। कालामुख संप्रदाय को शिव पुराण में महाव्रतधर कहा गया है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 148 का आंसर हो जाएगा शैव धर्म। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 149 में है, सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। तो सूची 1 में है, ऑप्शन में है, ए में है कुमार संभव, बी में है वर्षियम, सी में है ऋतु संहार और डी में है मालविका अग्निमित्र। ये सारे ग्रंथों के नाम है, पुस्तकों के नाम है। और सूची 2 में है, पहला है दिव्य परिनिफ की मॉर्टन के साथ प्रणय की कथा, दूसरा में इसमें शिव पार्वती विवाह और उसके पुत्र कुमार के जन्म का वर्णन है, और 3 में है हरम नाट्य और सूंकालीन दरबारी हास्य, और चौथा में है इसमें 6 ऋतुओं का स्पष्ट और लिखित चित्रण है। तो देखिए कुमार संभव, विक्रमावर्षियम, उसके बाद ऋतु संहार, मालविका अग्निमित्र, सारे कालिदास के ग्रंथ हैं, कालिदास द्वारा लिखित पुस्तकें हैं। तो कुमार संभव संबंधित है, इसमें शिव और पार्वती के विवाह और उसके पुत्र कुमार के जन्म का वर्णन है कुमार संभव में। उसके बाद है विक्रमोशियन में, उसमें है दिव्य परिनिष्ठ की मॉर्टन के साथ प्रणय कथा। मतलब इसमें राजा पुरुवा को ही नेप्स कहा गया है, अप्सरा दिव्य परिनेप्स मतलब अप्सरा उर्वशी और राजा पुरुरवा की प्रेम कथा है। उसके बाद है ऋतु संहार भी कालिदास की पहली रचना है। तो ऋतु संहार ऑप्शन 4, उसमें 6 ऋतुओं का स्पष्ट और लिखित चित्रण है। और डी में है मालविका अग्निमित्र। तो मालविका अग्निमित्र भी कालिदास के द्वारा लिखित पहला संस्कृत नाटक है, और ये हरम नाट्य और सूंकालीन दरबारी हास्य है। इस तरह से
क्वेश्चन नंबर 149 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3। आगे है क्वेश्चन नंबर 150। क्वेश्चन नंबर 150 में है, वारेन हेस्टिंग के कहने पर हिंदू विधि सार संकलन 1775 में 11 पंडितों की समिति द्वारा किया गया था। इसमें क्या सही है क्या गलत है उसको देखना है। तो वारेन यह सार संग्रह N.B. हार्डेड द्वारा अंग्रेजी में अनुवादित हुआ। तो हाँ, ये बिल्कुल सही है। उसके बाद है, इसमें यूरोप के न्यायाधीशों को सहायता मिली और अंतर्देशीय भाषांतर पर उनकी निर्भरता कम हो गई। तो हाँ, ये भी सही है। सी है, इसके फलस्वरूप रेगुलेटिंग एक्ट का महत्व कम हो गया। तो ये गलत है। डी में है, इससे ब्रिटिश को ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में भारतवासियों को विविध अर्थ में समझने में सहायता मिली। तो हाँ, ये भी बिल्कुल सही है। यह पिट्स इंडिया एक्ट को पारित करने में अति महत्वपूर्ण साधन सिद्ध हुआ। तो ये गलत है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 150 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1, केवल ए, बी और डी। तो देखिए, N.B. हॉलेट का पूरा नाम है नाथानियल ब्रैसी हॉलेट और इनकी पुस्तक का नाम है एक कोड ऑफ जेंटुलो। ये सार संग्रह उसी में अनुवादित है। तो इस तरह से आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। आप लोगों को मेरा सेशन कैसा लगा इसके लिए लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा और इस सेशन को शेयर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुंच सके।